वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। 3 बजे के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। 3 एंकर्स के साथ आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मीनाक्षी कंडाल और साथ ही अब मौजूद है मेरे सहयोगी सईद अंसारी। तो आज बात होगी कोरोना से जुड़े तमाम आंकड़ों की, लेकिन साथ ही बात होगी कि किस तरीके से संक्रमण काल में जैसे जैसे प्रवासी मजदूर बिहार लौट रहे हैं वैसे वैसे लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही है। मीनाक्षी, पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर ये शहर ऐसे हैं जहां पर लापरवाही जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। तो इन सभी तस्वीरों पर हम बात करेंगे। और सईद जी, और क्या आगे बुलेटिन में खास रहने वाला है, बताएं। नहीं, हम बिल्कुल ये तो दिखाएंगे, लेकिन फोकस आज मीनाक्षी हमारा सिर्फ बिहार रहेगा, क्योंकि बिहार के जिन शहरों के नाम आपने लिए हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है और ये कोरोना के संकट काल में बहुत ही खतरनाक संकेत हैं। जितना पब्लिक था सारे को निकाल दिया। जांच तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है। जांच करता ही नहीं, बिल्कुल भी किसी को नहीं जांच करता। सैनिटाइज किया है यहाँ स्टेशन से निकलते, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। रास्ते में कुछ नहीं, भूखे प्यासे अब तक, और रास्ते में ट्रेन काफी खड़ी थी। ये बयान है प्रवासी मजदूरों के, लेकिन इससे पोल खुलती है बिहार के सिस्टम की। मंत्री की, संतरी की, डीएम की, एसपी की, जिला प्रशासन की, राज्य की पूरी व्यवस्था की, रेलवे की। इस रेलवे के जरिए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके मजदूर बिहार की धरती पर उतरे। उसी ने प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही इन्हें यूं ही छोड़ दिया। कोरोना वायरस के खौफ का भी ख्याल नहीं रखा। पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा जरा गौर से देखिए। श्रमिक एक्सप्रेस से मुसाफिर आए तो इन्हें बसों में ठूस ठूस कर भरा जाने लगा। 2 गज की दूरी यहाँ सिमट गई। किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो नियम और कानून जो बनाए गए हैं कि किस तरीके से 2 गज की दूरी बनाई जाए, इसका पालन नहीं हो रहा है। इसकी तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं दानापुर रेलवे स्टेशन पर, जहां देखिए प्रवासी मजदूर ट्रेन से उतरे हैं और उसके बाद इन्हें अब कतारबद्ध तरीके से बसों में बैठाकर इनके जहां जहां इनका गंतव्य है, जहां भी जाना चाहते हैं वहां ले जाया जा रहा है। ये हालात तब हैं जब बिहार में प्रवासी मजदूरों के लौटने पर कोरोना मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। बिहार में कोरोना मरीजों में 70% के करीब प्रवासी हैं। जब पटना में बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों का ये हाल है तो बिहार के दूसरे शहरों का आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। समस्तीपुर स्टेशन पर रोजाना 40 से 50 ट्रेनें आती हैं। पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, लेकिन वेटिंग रूम में ही पुलिस वाले सोते नजर आए। जब पुलिस ही नींद में है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कौन करवाए? जांच करता ही नहीं, बिल्कुल भी किसी को नहीं जांच करता है। ऐसे ही बैठा दो सबको साथ में बस। कहाँ ऐसा आपको देखना पड़ेगा? एक मुजफ्फरपुर में तो मैं उतरा राजस्थान के ट्रेन से, उसके बाद मैं वहाँ से बैठा तो फिर मैं यहाँ भी आया तो स्टेशन पे गया, यहाँ भी जांच नहीं हो रहा। श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए मजदूर 24 से 48 घंटे की देरी से बिहार पहुँच रहे हैं। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का हाल तो भगवान भरोसे है। बाहर से आने वाले श्रमिकों की स्क्रीनिंग के लिए न तो कोई मेडिकल टीम है और न ही इनके खाने का बंदोबस्त। कुछ नहीं, रास्ते में कुछ नहीं, भूखे प्यासे अब तक, और रास्ते में ट्रेन काफी खड़ी थी। बिहार आने वाले प्रवासियों में कोरोना के संक्रमण को लेकर नीतीश सरकार पहले से ही चिंतित है। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन लाल फीताशाही इतनी हावी है कि बिहार के रेलवे स्टेशनों पर लापरवाही साफ नजर आ जाती है। ये हालात तब हैं जब 18 लाख से ज्यादा प्रवासी बिहार आ चुके हैं, लेकिन अफसरों की ये लापरवाही आने वाले समय में बिहार पर भारी पड़ सकती है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, मुजफ्फरपुर से मणिभूषण, पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार की ये हालत आप देख ही रहे हैं और बिहार में कोरोना के मामलों में काफ़ी तेज़ी भी आई है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। कारण प्रवासी मजदूर हैं जो अब तमाम जिलों में देश भर से लौट रहे हैं। बिल्कुल सईद, और कई जगहों पर उन्हें सहूलियत भी नहीं मिल रही है। ऐसी तस्वीरें दरभंगा में भी दिखाई दी। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी और जिस तरीके से स्क्रीनिंग की जा रही है, कई जगहों पर लापरवाही बरती जा रही है। जो तमाम वादे सरकार की ओर से किए गए थे कि सारे इंतजाम किए जाएंगे, वो कहीं ना कहीं नदारा दिखाई दे रहे हैं। मीनाक्षी, और ऐसे सिस्टम का क्या फायदा जो घर लौटे मजदूरों को जिंदगी की बुनियादी जरूरतें पूरी ना कर पाए, मुहैया ना कर पाए? सवाल सरकारों के ऊपर भी हैं।
कोरोना काल में प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं, लेकिन यहां आते ही उनकी जो दुर्दशा हो रही है, ये कोरोना को खुला निमंत्रण है। सबको पता है सोशल डिस्टेंसिंग से ही खतरा टल सकता है, लेकिन नीति नियंताओं को क्या फर्क पड़ता है? मजदूर चाहे जैसे रहें, दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को तत्काल राहत सेंटर में रखने और उन्हें बसों से घर भेजने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ऐसा हाल है। आखिर कोई कोरोना से कब तक भागे? प्रशासन की अनदेखी सवाल उठाती है, तो दूसरी ओर इसी मिट्टी की एक बेटी पूरी दुनिया में नाम कमा रही है। आज हर कोई उसे जान रहा है, पहचान रहा है। नाम है ज्योति। आज कौन नहीं जानता इस बेटी को? ये 10 साल की वही बिटिया है जो साइकिल से हरियाणा के गुरुग्राम से अपने बीमार पिता को लेकर दरभंगा तक का सफर पूरा कर ली। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी उस होनहार बेटी के घर पहुंचे, जिसकी तारीफ अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी इवांका तक ने की। अब तो उसके हौसले की हर कोई तारीफ कर रहा है। पिता को गर्व महसूस हो रहा है। इस बार अगर आपको कोई पहचानेगा तो आपकी बेटी की वजह से पहचानेगा। जी सर, हमको तो कोई जानने वाला भी नहीं है। गांव के सिवाय तो बाहर के लोग तो ऐसे भी नहीं जान सकते थे। आज गर्व है इस बच्चिया पर, जो दुनिया हमको भी जान रहा है, जिस लड़की के बाप है, पिता है। कभी ज्योति ने ऐसी जिंदगी नहीं जी। रोजाना मुलाकातियों का तांता लग रहा है। हर कोई इस बेटी को सम्मानित कर रहा है। उसे अब तक कई साइकिल भी मिल चुकी हैं। मोहन के परिवार के लिए ये इस साइकिल की जो महत्व है इसका बहुत ज्यादा है। 8 दिनों का सफर ज्योति ने इसी पर तय किया था। अपने घायल पिता को दरभंगा अपने गांव लेकर के आई थी, लेकिन अब वक्त बदला। जैसे ही दुनिया को पता चला कि ज्योति ने क्या किया, मजबूरी ही सही, लेकिन जो किया वो अपने आप में इतिहास है। और आज यहाँ पर नई साइकिलों की भरमार है। अब बहुत सारे लोग आने लगे हैं, वीआईपी आने लगे हैं, वीवीआईपी आने लगे हैं, तो नई साइकिलें मिल गई हैं। यहाँ पर एक स्पोर्ट्स साइकिल भी है। अब घर वालों का सपना है कि ज्योति अगर रेसिंग में जाना चाहती है, साइकिलिंग करना चाहती है, तो आगे करें। हालत कितनी बदलेगी ये नहीं पता, लेकिन मदद करने के लिए बहुत सारे हाथ आगे आए हैं। अब तक ज्योति और उसके परिवार को कई पार्टियां रुपए पैसे देकर भी मदद कर चुकी है, लिहाजा हौसला बढ़ा हुआ है। ज्योति को भरोसा है वो अपनी मंजिल पाएगी। अब ज्योति क्या चाहती है, ज्योति क्या करेगी लाइफ में? हाँ, हम करेंगे रेसिंग में। हम तो चाहते कि हम उसमें भी जीते, वही चाहते हैं। अब तो बहुत सारे लोग फोन करने आते हैं, मदद करने आते हैं। अभी बताइए, पहले जो ज्योति इसी गांव में रहती थी, जिंदगी पहले और अब में कुछ बदलाव आपको नजर आता है? कुछ अलग लगता है अब? हाँ, बदलाव तो बहुत है। पहले ज्योति ऐसे नहीं रहती थी, अब इतना अच्छा से रहती है। यही बहुत बदलाव है। कंपनी वाले भी आने लगे हैं सामान देने के लिए। बेटी ने जो किया वो मिसाल है, लेकिन सिस्टम पर भी सवाल है। आखिर क्यों उसे सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर साइकिल से लौटने पर मजबूर होना पड़ा? ज्योति की माँ उसके सफर को याद कर अब भावुक हो जाती हैं। ज्योति आई थी, सबसे पहले अपनी माँ से क्या कहा था उसने? मम्मी, आते हुए बोला मम्मी, तो हम बोले रुक जाओ, इधर मत आ, जो उधरे तुम लोग को यहाँ पर स्कूल में रहने के लिए। तो बोल रहे थे नहीं, पानी तो दे दो। हम बोले नहीं, उधरे चलो, उधरे लेकर आ रहे। तो वहीं पर गए स्कूल पर। ज्योति ने कामयाबी वाली अपनी किस्मत खुद लिखी है। उम्मीद है आगे भी वो अपना मुकाम पाएगी। प्रहलाद कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, दरभंगा, आज तक। और ज्योति तो इस वक्त पूरे देश के लिए मिसाल हैं, ज्योति ने जो कर दिखाया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ऐसे बहुत सारे मजदूर और मजदूरों के परिवार जो लौटे हैं अपने अपने गृह राज्य, अब उनका भविष्य यहाँ से आगे क्या रहने वाला है? बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों को नीतीश सरकार ने काम देने का बीड़ा उठाया। नेहा। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये तो सिर्फ एक कहानी है, एक तस्वीर है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें लोगों ने मिसाल पेश की है। कई किलोमीटर दूर तक सफर तय किया है बिना किसी सरकारी मदद के। आज तक की टीम जब किशनगंज पहुंची तो यहाँ कई ऐसे मजदूर मिले जिन्हें मनरेगा के तहत अब काम मिल चुका है। सईद, ठीक कह रही हैं नेहा आप, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। बिहार सरकार इसे पूरा भी कर रही है। नीतीश कुमार ने मनरेगा के तहत कई मजदूरों को काम भी दिया है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी भी इस समय बिहार में हजारों ऐसे मजदूर हैं जिन्हें काम नहीं मिला है और उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। शहर ने मायूस किया जब दाने दाने को मोहताज हो गए,
जब हाथों में काम नहीं बचा, जब भूखे पेट गांव की याद आने लगी, तो कोई पैदल, तो कोई साइकिल से, तो कोई ट्रकों के जरिए, तो कोई बसों और ट्रेनों से बिहार लौट आया। बिहार लौटने वाले ऐसे मजदूरों की संख्या सैकड़ों हजारों में नहीं, लाखों में है। घर तो लौट आए, क्वारंटीन सेंटर में भी वक्त बिता लिया। अब आगे क्या होगा, यही चिंता सताई जा रही थी कि बिहार सरकार ने मजदूरों के लिए आगे का रास्ता खोल दिया। मजदूरों की इसी दास्तान की हकीकत जानने हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा निकल पड़े किशनगंज। आज तक की टीम जब किशनगंज के रायपुर पंचायत पहुंची तो मजदूरों के चेहरे की बेबसी गायब थी। हाथों में फावड़े और कुदाल थे, मनरेगा के तहत काम में जुटे थे। लॉकडाउन के चलते शुरू हुए महापलायन को दिखाते हुए और जिंदगी ऑन हाईवे की इस कवरेज को लेकर अब मैं पहुंचा हूं बिहार के किशनगंज जिले में। यहां पर चुनौती फिर वही खड़ी होती है कि जो प्रवासी मजदूर दिल्ली से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से या दूसरे राज्यों से आए हैं, उनका क्या होगा। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये जो मेरे साथ लोग यहां पर खड़े हैं, ये भी प्रवासी मजदूर हैं। ये दूर दराज राज्यों से आए और उसके बाद यहां पर जिला प्रशासन ने सबसे पहले उन्हें जॉब कार्ड दिया। मनरेगा के तहत उन्हें जॉब कार्ड दिया गया। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही इनका 14 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हुआ, इन तमाम मजदूरों को रायपुर पंचायत की इस यूनिवर्सिटी में फिशरी के प्रोजेक्ट में लगा दिया गया। रायपुर पंचायत में प्रशासन की तरफ से मछली पालन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए कई तालाब खोदे जा रहे हैं। यहीं पर मुलाकात हुई इनामुल हक से, जो मुंबई में पैकेजिंग फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन अब किशनगंज में फावड़ा चला रहे हैं। पर खाना नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, घर में भूखा रहता था, ऐसा कुछ देखने वाला नहीं है, तो इधर अब चल के आ गए हम लोग। यही क्वारंटीन से छूटने के बाद अभी क्या करेंगे, बैठ के पैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो यही काम करना पड़ता है। जितने मजदूर उतनी कहानियां। यहीं पर अजीज अहमद भी मिले, जो दिल्ली के गेस्ट हाउस में नौकरी करते थे। कभी ये काम नहीं किया, लेकिन अब कहती हैं कि शहर जाने का मन नहीं। वहाँ से अच्छा अगर यहाँ हमारे भविष्य बन जाए तो हम अपना प्रदेश, अपना जिला में रहेंगे। यहाँ जीने के लिए कितना पैसा आपको लगता है जरूरत होगी महीने में? महीने में सर हम लोग का जिला कृषि प्रधान है, तो आप अगर महीने में 8 से 10 हजार रुपए हम लोग के पास हो जाए तो हम लोग खुशी से इस जिला में गुजार कसर। हालांकि ऐसा भी नहीं कि बिहार आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को काम मिल गया है। आज तक की टीम जब किशनगंज के क्वारंटीन सेंटर पहुंची तो लोगों ने क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था पर खुशी तो जताई, लेकिन भविष्य की अपनी चिंता भी जाहिर कर दी। यहाँ का सरकार, बिहार सरकार कुछ हेल्प करे, कोई मदद करे, ताकि जो प्रदेश में रहते थे वो सब इधर आए हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, काम का कुछ रोजी रोटी हो जाए, ताकि इधर भी कमाई हो सके, माँ बाप को लेकर बीवी बच्चे के साथ गुजार सके, अच्छे दिन गुजार सके। सरकार ये जो भी नरेगा की कमाई है, आपको लगता है ये पर्याप्त हो जाएगी? जितना इसमें से होता है होने दीजिए, फिर सरकार से कुछ मांग करेंगे। अगर सरकार ने कुछ हेल्प किया तो अच्छी बात है। हमारे वही मांग है सरकार से कि हम लोग परदेश ना जाके इधर ही अगर हम लोगों को कोई अच्छी काम मिल जाए, इधर ही हम रह सकते हैं। बिहार लौटे लाखों मजदूरों के हाथ में काम हो, नीतीश सरकार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। फिलहाल तो जिन्हें बिहार में काम मिल गया है वो खुश हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मिल पाया है वो नीतीश सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। मजबूरी है, विवशता है, मजदूर विवश हैं क्योंकि अब वो शहर नहीं जाना चाहते, इसलिए यही काम सीख रहे हैं। लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या 100 दिनों के रोजगार से साल भर परिवार का पेट भर जाएगा? ये सवाल बड़ा है। बिहार के किशनगंज जिले में संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो ये किशनगंज की तस्वीर आपने देखी, लेकिन बिहार के अलग अलग ऐसी जगह हैं, ऐसे जिले हैं जहां पर कमोवेश यही हाल है, क्योंकि वहां पर प्रवासी मजदूर पहुंच तो गए हैं, लेकिन रोजगार की समस्या है, घर में खाने पीने तक की किल्लत हो रही है। मधुबनी में भी बदहाली पीछा नहीं छोड़ रही है ऐसे मजदूरों का, जो मजदूर दूसरे राज्यों से यहां पर लौट रहे हैं। उन्हें घर लौटने की तो खुशी है, लेकिन इसके साथ संकट इस वक्त रोजगार का भी है। सईद, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और ये संकट न सिर्फ इन मजदूरों के लिए है, बल्कि ये संकट एक समस्या बनकर सरकार के सामने भी मुंह बाए खड़ी है। सरकार मनरेगा के तहत काम ज़रूर दे रही है, लेकिन इतनी भारी तादाद में, लाखों की तादाद में ये मजदूर पहुंचे हैं कि सबको काम देना मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है मीनाक्षी
आप खुद देखिए कि कैसे इनकी जो खुशी है वो मायूसी में बदल जाती है। मधुबनी से ये रिपोर्ट बहुत अहम है क्योंकि ये बताती है कि किसी ने नहीं सोचा था भविष्य आपको इस मोड़ पर ले आएगा। क्वारंटीन सेंटर की हालत अच्छी होती तो शायद ऐसा बवाल नहीं होता। मधुबनी में प्रवासी मजदूर भड़क उठे हैं। उनका गुस्सा फूटा है क्वारंटीन सेंटर की बदहाली पर। परदेश से लौटे थे तो सभी को यहां 14 दिन के लिए भेज दिया गया, लेकिन इंतजामों का ऐसा हाल दिखा जो फिट इंसान को भी बीमार बना दे। खाने की गुणवत्ता गायब थी, मेडिकल टेस्टिंग के नाम पर सन्नाटा था, सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात थी। परेशानियों से आमना सामना होते ही मजदूर सड़क पर उतर गए। 3 घंटे तक हंगामा हुआ, पुलिस वालों से हल्की नोक-झोंक भी हुई। मधुबनी में बड़ी संख्या में मजदूर दूसरे राज्यों से आते जा रहे हैं। इसी का जायजा लेने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा रेलवे स्टेशन पहुंचे। भारत के प्रवासी मजदूरों का महापलायन लगातार जारी है और इस यात्रा में जैसे ही मैं मधुबनी पहुंचा हूं बिहार के, यहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर ये जो प्रवासी मजदूरों की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये विशेष ट्रेन से गुजरात से आए हैं और गुजरात के अलग अलग इलाकों से ये मजदूर अब मधुबनी पहुंचे हैं और यहाँ पर इनके लिए ये बसें लगाई गई हैं बिहार सरकार की ओर से। प्रशासन बसें चला रहा है ताकि मजदूरों को स्टेशन से क्वारंटीन सेंटर या राहत केंद्र भेजा जाए। इनमें से किसी को किशनगंज जाना है, किसी को सीतामढ़ी। सफर अभी और बाकी है, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई। आगे कहाँ जाएंगे? सीतामढ़ी जाए। आप सब सीतामढ़ी? हाँ, सीतामढ़ी। कितने दिन वहाँ इंतजार करना पड़ा? अरे बहुत दिन, कम से कम 20 दिन इंतजार करना पड़ा। दिक्कत हुई बहुत ज्यादा है? हाँ, बहुत दिक्कत हुई, इतना बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, इस वजह से आना पड़ा हम लोग को। इन्हीं प्रवासी मजदूरों में से एक हैं नवल पासवान। सूरत से लौटे तो इनका परिवार अकेला था, बस इन्हें भी मिला अकेलापन। अब वो याद करते हैं कैसे कोरोना काल में इन्हें मांग कर परिवार के लिए खाने का इंतजाम करना पड़ा। सरकार ने 1000 रुपए मजदूरों को देने के बाद आपको मिला था? नहीं दिया था। आपके आसपास और जो लोग थे बिहार के मजदूर, उनको मिला? मैं मांग के खाता था, वहाँ पे दे रहा था ना, वो सब मैं खा रहा था, मांग के खा रहा था सर। मैं बाल बच्चा के लिए इसको उसको सबको खिला रहा था मांग के। 2 भाई मांग के जा रहा था। किससे मांगते थे? मतलब सरकार बांट रहा था ना, वो मतलब अपना जैसा अपना पीना जहाँ बढ़ता वहाँ पे जाता था लाने के लिए टिफिन में, तब बच्चों को खिलाते थे? हाँ, तब खिलाता था ऐसा। ये 2 महीने की याद बड़ी कड़वी है। दो शुरू से समझो, शुरू से। आज तक की टीम उस ग्राउंड में भी पहुंची जहां मधुबनी पहुंचे सभी प्रवासी मजदूरों को ले जाया जाता है। फिर वहां से उन्हें या तो क्वारंटीन सेंटर भेजा जाता है या फिर दूसरे जिले में। यहां मजदूरों की भीड़ लगती है, लेकिन इंतजाम और सतर्कता के नाम पर दुर्गति ही दिखी। हमने ये भी पूछा लोगों से कि क्या स्क्रीनिंग यहाँ पर हो रही है उनकी। यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है। आगे क्वारंटाइन सेंटर में शायद ये सुविधाएं मिले। फिलहाल मधुबनी में शहर के बीचों बीच ये जो कॉलेज का पूरा ग्राउंड है, तमाम सारे मजदूर इकट्ठा हुए हैं जो सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब आगे अपने गंतव्य तक जाना है, यात्रा भी बाकी है। बिहार सरकार ने जो इंतजाम किए हैं, प्रशासन जितनी मुस्तैदी दिखा रहा है, वो तस्वीरों में जग जाहिर हो रहा है। एक बात तो साफ है कि ऐसी हालत में बड़े खतरे से बचना नामुमकिन है। अभिषेक कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, मधुबनी, आज तक। पूरे देश में लॉकडाउन के हालात है, लेकिन बिहार में नियमों को सियासी कदमों के तले रौंदा जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज गोपालगंज जाने पर तुल गए। गाड़ियों के काफले और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच 2 गज की दूरी के वादे वो भूल गए। पुलिस ने साफ कह दिया कि किसी हाल में कानून नहीं तोड़ने दिया जाएगा। दरअसल गोपालगंज में आरजेडी से जुड़े 3 लोगों के कत्ल के मामले पर अब सियासत चरम पर है। आरोपों में फंस गए हैं जेडीयू नेता और तेजस्वी की मांग है कि आरोपी को फौरन गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री निवास से आ रही है, जहां पीएम और गृह मंत्री के बीच अहम बैठक अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो गई है। मीनाक्षी, लॉकडाउन 4 खत्म होने वाले नहीं है और देखिए इसीलिए कयास ये लग रहे हैं कि 31 मई के बाद क्या होगा
इसे लेकर कल गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक की और आज प्रधानमंत्री से भी गृह मंत्री की ये अहम मुलाकात हुई है। सईद जी। बिल्कुल मीनाक्षी, आप ठीक कह रही हैं और इस बारे में और जानकारी के लिए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता के पास, जो इस मीटिंग पर नजर बनाए हुए थे। हिमांशु, क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल अमित शाह जो गृह मंत्री है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है लगभग 2 घंटे बैठक की और उनके साथ गृह सचिव अजय भल्ला भी थे। उन्होंने कल जो मुख्यमंत्रियों के साथ की है उसका फीडबैक दिया है। मुख्यमंत्रियों को कल तक जो है गृह मंत्रालय को अपना रिपोर्ट भेजनी है कि वो लॉकडाउन को किस तरीके से जो है फेज आउट करना चाहते हैं। साथ ही साथ उसके बाद जो है ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन 5 को जो है वो लगाया जा सकता है, यानी कि 1 जून से लेकर 15 जून या 14 जून तक जो है लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो 11 सिटीज है जिससे सबसे ज्यादा इफेक्टिव लोग आ रहे हैं, 70% इन 11 सिटीज में से आ रहे हैं। दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, ठाणे, ये वो शहर है, कोलकाता, जहां से सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। इनके ऊपर किस तरीके से रोक लगाई जा सकती है, किस तरीके से यहाँ संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है, उसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होगी, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट किस तरीके से जो है वो हो, और यहाँ पर जो है आवश्यक वस्तुएं, एसेंशियल गुड्स है, उसकी सर्विसेज को कैसे जारी रखा जाए, ये सारी चीजें जो है गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे की रणनीति पर फिलहाल मंथन हो चुका है सहम बैठक में, लेकिन अभी भी कई ऐसी फाइन लाइन्स हैं जिस पर विचार किया जाना बाकी है। बहरहाल दिल्ली में कोरोना के मामले अब तक का सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटे में यहाँ 1100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं मीनाक्षी, और राजधानी के हालात चिंताजनक हो गए हैं। कुल मामले 17,000 से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। दिल्ली सरकार ने इस पर आज सईद जी तस्वीर भी साफ की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और दिल्ली सरकार ने तस्वीर साफ करते हुए ये भी कहा है कि 60 से ज़्यादा जो जितने भी पुराने मरीज थे वो ठीक भी हुए हैं यहाँ पर, लेकिन अब हमें जीना सीखना होगा लॉकडाउन के साथ ही। तो दिल्ली में आज सबसे बड़ा आंकड़ा काफ़ी चिंताजनक है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ हो रही है इसका जवाब दिल्ली सरकार या किसी के पास फिलहाल नहीं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक कितने लोगों की जान गई, रोजाना कितने लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, इन सब सवालों के जवाब ढूंढने में आम आदमी तो छोड़िए, मीडिया को भी पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। कोरोना के आंकड़ों को लेकर दिल्ली सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे तो आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दोनों हिसाब किताब लेकर सामने आए और माना कि दिल्ली में कोरोना फाइलों में गड़बड़ी थी। ऐसे आप देखेंगे तो दिल्ली में होने वाली डेथ का जो टोटल है उसमें आज 82 डेथ एक्स्ट्रा दिखाई देंगी, लेकिन आज के बुलेटिन के हिसाब से जो कल डेथ हुई हैं एक्चुअली दिल्ली में वो 13 डेथ हुई हैं कोरोना पीड़ित मरीजों की। बाकी जो 69 डेथ हैं वो पिछले 34 दिन में अलग अलग समय पे जहां हॉस्पिटल्स में डेथ हुई वहां की सूचना हमने सब इकट्ठी कराई। जैसा कि अभी बताया मनीष जी ने कि टोटल डेथ दिल्ली में अभी तक 398 हो चुकी हैं, इसमें 13 डेथ 27 तारीख की हैं और बाकी जो डेथ हैं उससे पहले की हैं। जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसमें 82 डेथ्स आज बताई जाएंगी, जिसमें से सभी डेथ्स जो है 32 अलग अलग डेज की हैं, 13 डेथ हैं 27 तारीख की। तो आंकड़ों पर दिल्ली सरकार की साफ सफाई के बाद कोरोना काल में दिल्ली का स्वास्थ्य कैसा है ये समझ लीजिए। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना मामलों में सबसे ज्यादा उछाल आया। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 1106 नए मरीज सामने आए। ये एक दिन में सामने आए मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। दिल्ली में कोरोना के कुल 17,386 केस हो गए हैं, जिसमें से 398 लोग दम तोड़ चुके हैं, जबकि 7,846 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। वायरस एलजी दफ्तर में भी दस्तक दे चुका है। दफ्तर स्टाफ के 4 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी 100 को पार कर चुकी है। एक तरफ दिल्ली में तेजी से बढ़ता कोरोना ग्राफ है, दूसरी तरफ बढ़ती रियायतों के चलते सड़कों पर जाम और भीड़ भाड़, उस पर भी मेट्रो चलाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। लेकिन दिल्ली प्रशासन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के लिए रियायतें जरूरी हैं। 4 जो है जब आया, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया, इसमें नंबर ऑफ केसेस बाय एंड ऑफ द लॉकडाउन संख्या बढ़ रही हैं।
तो बट एट द वेरी सेम टाइम मैं आपको ये भी बताऊं कि क्योर रेट अच्छा है, डेथ रेट लेस है। हालात अगर विस्फोटक न भी कहें तो काबू में बिल्कुल नहीं दिखते। राजधानी वायरस के आगे पस्त नजर आ रही है। सीएम केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर दिल्ली में 30,000 मामले भी हो जाएं तो वो तैयार हैं। सीएम साहब को याद दिलाना जरूरी है कि तैयारी कर ही लीजिए। इन सब बातों को मॉनिटर करना, उसको ट्रैक करना कि चीज़ें सही चल रही हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे मोमेंट टू मोमेंट ट्रैक करना कि जो पूरा हमने प्लान बनाया वो प्लान उसके हिसाब से चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। वो 24 घंटे मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और मैं इसके ऊपर नज़र रखूँगा। दिल्ली से पुनीत शर्मा, अंकित यादव और चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में स्थिति काफ़ी ख़राब है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली से सटे जो राज्य हैं वो इसकी तोहमत दिल्ली पर मढ़ रहे हैं। हरियाणा ने पहले की तरह एक बार फिर से दिल्ली से लगने वाली अपनी सारी बॉर्डर्स को नेहा सील कर दिया है। बिल्कुल, हरियाणा ने सील किया, उससे पहले गाजियाबाद ने अपना बॉर्डर सील कर दिया था। सभी राज्यों का ये मानना है कि जो संक्रमण के मामले उनके राज्य में बढ़ रहे हैं, दरअसल वो दिल्ली से आने वाले लोगों की वजह से। ऐसे में बॉर्डर पर रोक टोक पहले की तरह शुरू हो गई है, लेकिन सूचना का अभाव होने की वजह से वहां पर लोगों में एक तरह की परेशानी ये देखी जा रही है कि उन्हें वापस जाने के लिए बोला जा रहा है। जिनके पास है उन्हें भी कहा जा रहा है कि आप वापस लौटे। मीनाक्षी, और हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाते हैं कि बॉर्डर सील होने के बाद दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली काम पर जाने वाले लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन हरियाणा सरकार का कहना है कि उसके 80% मामले दिल्ली से सटे जिलों में है और इसीलिए ये सख्ती जरूरी है। लंबे लॉकडाउन के बीच जिन लोगों को बगैर किसी रोक टोक ड्राइव करने की आदत पड़ चुकी थी, उनके लिए अब दिल्ली की सीमा में घुसना या दिल्ली की सीमा से सटे राज्यों में प्रवेश करना मुश्किल टास्क बन गया है। दो तस्वीरें देखिए, दिल्ली यूपी बॉर्डर और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस की वजह से दोनों राज्यों ने दिल्ली की सीमा बंद की, तो रोजाना कामकाज के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने वाले लोगों में मुश्किल पैदा हो गई। पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप सड़क पे ड्राइव कर रहे हैं और जहां लेन मार्किंग है, कृपया अपनी गाड़ी लेन के अंदर रखें, लेन में रखें। लेन मार्किंग लाइन है जो उसके ऊपर गाड़ी ना चलाए, और एक लेन से जब दूसरे लेन में चेंज करते हैं तो कुछ बातों पर जरूर ध्यान दें। इसको इंश्योर कर लें कि वो एरिया में लेन चेंज अलाउ है कि नहीं, ताकि वो लेन मार्किंग से पता पड़ता है। दूसरा, जब लेन चेंज कर रहे हैं तो हमेशा चेक करें अपने मिरर से कि पीछे से कोई गाड़ी उस लेन पर आ तो नहीं रही है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की इस तस्वीर को देखिए। सुबह सुबह काफी देर तक 1 किलोमीटर से भी लंबा जाम लगा रहा। दरअसल बॉर्डर पुलिस एक एक शख्स की आईडी कार्ड और पास चेक कर रही थी, जिससे ट्रैफिक जाम लग गया। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोरोना को लेकर के काफी सख्त है और यही वजह है कि उसने पहले ही सीमाओं को सील कर दिया था। 2 दिन पहले ही गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर को सील किया गया था, ताकि अगर कहा जाए तो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग जो है वो जा सकते हैं। पुलिस आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर एक एक गाड़ी को यहाँ पर चेक करने के बाद ही उत्तर प्रदेश के अंदर जाने की इजाजत जो है वो दे रही है। और यही वजह है जिसके चलते तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। 2 दिन से इसी तरीके की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। अब दिल्ली बदरपुर बॉर्डर का हाल देखिए। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है, गाड़ियां रेंक रही हैं। कई लोगों ने शिकायत की कि उन्हें पुलिस बेवजह रोक रही है। के साथ लगते जिलों की बॉर्डर्स पर बिल्कुल भी ढिलाई ना की जाए, क्योंकि रोज 30-30, 40-40 गुड़गांव में बढ़ रहे हैं, 25-25, 30-30 फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं। हमारे जितने कोरोना के केस हैं 80% उन जिलों से हैं जो जिले दिल्ली के साथ सटे हुए हैं। तो इसलिए दिल्ली के साथ हम अपनी बॉर्डर पूरी तरह से सील करके रखेंगे। दिल्ली अपने पड़ोसी इलाकों के लिए लाइन हुआ करती थी, लेकिन कोरोना की वजह से साफ दिख रहा है सबने दिल्ली से दूरी बना ली है। सुशांत मेहरा और प्रशस्ति शांडिल्य के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। देश में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में है, उस पर भी राजधानी मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है। मुंबई में कल कोरोना के 1400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बिल्कुल, और मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 35,000 को ये पार कर गई है। धारावी समेत बाकी झुग्गी बस्तियों के हालात बेकाबू हो चुके हैं। और सबसे बड़ी समस्या सईद इस वक्त चिकित्सा और उपचार से जुड़ी हुई है। कहीं पर बेड्स की कमी हो रही है, कहीं पर वेंटिलेटर्स की। नेहा, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन सोचिए आने वाले दिन
मुंबई और महाराष्ट्र के साथ साथ देश के लिए कितने ज़्यादा मुश्किल भरे होने वाले हैं, क्योंकि चंद रोज में मॉनसून दस्तक दे देगा। तो ऐसे में संक्रमण का कौन सा रूप हमें दिखाई देगा ये कहना बहुत मुश्किल है। ये एक गंभीर चेतावनी है। मुंबई का धारावी इलाका एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में से एक धारावी मुंबई की टेंशन बढ़ा रही है। मुंबई का नाम अगर देश का कोरोना कैपिटल पड़ने लगा है तो इसमें बड़ा योगदान धारावी का भी है। मुंबई में कल कोरोना के 1467 केस सामने आए। अब तक 35,485 केस आ चुके हैं। इनमें 25,694 एक्टिव केस हैं। 38 लोगों की मौत से मुंबई में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,135 हो गया है। आज मुंबई की स्थिति अगर हम देखें तो मुंबई में अस्पताल नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता, एम्बुलेंस नहीं मिलती, लोग रास्तों पर मर रहे हैं। चिंता की बात यह है कि मॉनसून आने वाला है। इसके बाद क्या होगा? पहले सप्ताह में ही मॉनसून मुंबई में दस्तक दे देगा, यानी जी नॉर्थ वार्ड धारावी जहां पर हम मौजूद हैं, ये प्रशासन के लिए और सरकार के लिए और ज्यादा सरदर्द का सबब बन जाने वाला है। पूरा देश इस समय बड़े संकट से गुजर रहा है और उसमें भी महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। पूरे देश के लगभग 1/3 कोरोना वायरस के केस इसी राज्य से आ चुके हैं। लॉकडाउन और तमाम कड़े नियमों के बावजूद यह खतरनाक वायरस पूरी तरह से महाराष्ट्र को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 2,598 नए केस आए हैं, जबकि इसी 24 घंटे में कोरोना ने 85 लोगों की जिंदगी छीन ली है। महाराष्ट्र में अब तक कुल केस 59,546 हो गए हैं, जबकि 1,982 लोगों की अब तक कोरोना से जान जा चुकी है। बात अगर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की करें तो यहाँ हालात पूरे राज्य में सबसे चिंताजनक हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट फुट पर काम कर रहे न सिर्फ मुंबई पुलिस के जवान, बल्कि अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने वाले फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी कोरोना का कहर टूट रहा है। पुलिस के बाद अब फायर ब्रिगेड के 41 जवान इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसमें से 22 फायर ब्रिगेड के अधिकारी और जवान इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। इन 22 में से 4 की हालत गंभीर है और इन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया है, जबकि 14 अधिकारी और जवान पॉजिटिव आने के बाद से ही होम क्वारंटीन हैं। अभी तक 3 कर्मचारी डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि कोरोना 2 की जान ले चुका है। अब मुंबई के सामने सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स की भी देखभाल करने और कोरोना को आगे फैलने से रोकने की है। सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।